आज देखिए हमारे सामने हैं अनन्या शर्मा। अनन्या शर्मा का मैं आपको संक्षिप्त परिचय बता दूं। अनन्या का बिहार न्यायिक सेवा में 31st रैंक आया है और राजस्थान न्यायिक सेवा में 41st रैंक आया है। और जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है अनन्या तो मुझे तो लगता है कि हमारे लिए फर्स्ट रैंक है इनका। दो एग्ज़ाम लगातार निकालना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सफलता है। तो आज बिहार की इस बेटी का देखिए पूरे देश में नाम हो रहा है। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट इस पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक शिक्षक होने के नाते एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का अनन्या से कुछ बातचीत करूं, ताकि मेरे आगे आने वाले विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को कुछ प्रेरणा मिल पाए और ख़ास करके बेटियों को प्रेरणा मिले कि वो कैसे आगे बढ़ेंगी और कैसे देश में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करेंगी। तो अनन्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत स्वागत है। तो अनन्या, संक्षिप्त परिचय आप अपना दीजिए प्लीज। सर, मेरा नाम अनन्या शर्मा है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार के छपरा में एक छोटे से गांव से आती हूँ। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं और सर मैंने अपना ग्रेजुएशन BA LLB किया है 2020 में लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा से। उसके बाद सर मैंने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट से उसी दौरान 2019 से 20 तक मैंने कोचिंग की थी और सर उसके बाद तो सर बिहार और राजस्थान में मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये बताइए अनन्या कि आप छपरा से आकर के और यहाँ लॉयड लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में आपने तैयारी की, इसके पीछे कोई खास वजह? सर खास वजह बिल्कुल थी सर। जब हम एक छोटे से गांव से आते तो मैंने तो इतना बड़ा सपना भी नहीं देखा था कि मैं कभी जज बन पाऊंगी ना। मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप ने भी इतना बड़ा सपना देखा होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाते तो हम सोचते इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएगी। पर जब मैंने अपने आसपास देखा तो मैंने देखा था कि अगर औरतों को आगे आना है तो सबसे ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट बने। और सर मुझे सर सिर्फ खुद के लिए नहीं काम करना था, मुझे एक समाज के लिए भी कुछ करना था, अपने माता पिता के लिए भी कुछ करना था, अपने शिक्षकों के लिए भी कुछ करना था। तो सर मुझे लगा कि अगर मैं जुडिशरी ज्वाइन करती हूँ तो मुझे मेरा जो जजमेंट होगा वो औरतों को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए मैंने BA LLB करने का सोचा था और BA LLB करने के लिए फिर मैंने लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा ज्वाइन किया। फिर जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में थी तो मुझे लगा कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो हाथ पकड़ के मुझे चलना सिखाए सर, क्योंकि लॉ मुझे नहीं लगता कि लॉ आप लॉ कॉलेज में कुछ पढ़ लेते हैं पर वो जुडिशरी के लिए बहुत अलग हो जाता है। आपको मेंस कैसे अप्रोच करना है, आपको प्रीलिम्स कैसे अप्रोच करना है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट कैसे बनना है। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर मैंने आंख बंद करके एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट पे भरोसा किया था और उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे जज बना ही दिया, वो भी एक राज्य में नहीं, दो राज्य बहुत में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये आपने सुना अनन्या क्या बता रही हैं कि यहाँ पर एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में आई और इनको सफलता मिल गई और एक राज्य में नहीं, दो राज्य में जज बनी। ये बहुत बड़ी बात है। और अनन्या, जो आपने बताया कि आप देश की सेवा करना चाहती हैं, लोगों की सेवा करना चाहती हैं और खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, इस सोच की जो है ना, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ऐसी सोच हमारी बेटियों का, लड़कियों का हो, ये बहुत बड़ी बात है। अनन्या, ये बताइए कि आपने अपनी स्कूली शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की? सर मैंने अपनी स्कूली शिक्षा दीक्षा पूरी तरह से मुजफ्फरपुर से ही करी थी। अच्छा, मुजफ्फरपुर से ही आप यस पढ़े सर। जी। और 10th तक तो मैंने गांव से ही पढ़ाई करी है, छपरा में से ही। उसके बाद 11th 12th क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं था तो फिर मैंने मुजफ्फरपुर शहर से की है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। और फिर BA LLB आपने यहाँ से किया? यस सर। 5 साल का कोर्स था वो? यस सर, 5 साल का अच्छा, कोर्स। ठीक है। तो 5 साल का कोर्स खत्म होने के पहले ही आपने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था? यस सर, 2019 में मैंने ज्वाइन कर लिया था एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। और कब से कब तक यहाँ आपने पढ़ाई की? सर 2019 से 20 तक मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी, बट बीच में कोविड आ गया था तो कुछ 20-21 तक मेरा ऑनलाइन क्लासेस भी चली थी सर। 21 के अच्छा। जनवरी में मेरी क्लासेस अच्छा, कंप्लीट बहुत बढ़िया। तो देखो, आपने ऑफलाइन क्लास भी करी और ऑनलाइन भी करी। आप थोड़ा-सा मुझे बता पाएँगे कि ऑफलाइन क्लास की क्या अच्छाई है और ऑनलाइन क्लास में क्या अच्छाई है? सर अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे ऑफलाइन, पहले जब मैं ऑफलाइन में आई थी तो मेरा ऑप्शन था कि मुझे ऑफलाइन ही करना है, ऑनलाइन में मुझे कभी नहीं जाना है। दो ये थिंकिंग बदल गई बाद में मेरी। बट जब मैं ऑफलाइन में आई थी सर, ऑफलाइन में बहुत अच्छाई होती है। टीचर्स रोज़ सामने आते हैं, वो हमें देखते हैं, वो एनालाइज कर पाते कि हम कितना पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, और एक वो फेयर रहता है कि सर अगले दिन क्लास में पूछेंगे तो हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। फिर सर ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज़ भी ऑलमोस्ट हर दिन हम लिखते थे, कभी प्रीलिम्स का कभी मेंस का, तो वो फ़ायदे होते थे। फिर क्लासरूम में टीचर्स जो है वहाँ पे वो कॉपी भी चेक करते थे, हमारा क्लासरूम में ऐसे ही उठा के देख लिया, तो वो सारे इट मीन्स फ़ायदे होते थे। ऑफलाइन का कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं दिख रहा है।
सर मुझे नहीं लगता कि ऑफ़लाइन का कोई सब्स्टिट्यूट है, पर अब क्योंकि समय बदल रहा है तो ऑनलाइन थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल है, बट ऑफ़लाइन को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, सुदूर गाँव में रहते हैं या सुदूर क्षेत्र में रहते हैं या जिनके पास उतने संसाधन नहीं हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? उनको ऑनलाइन करना चाहिए? हाँ, ये सर बहुत लोगों की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं होती है। अगर आप मुखर्जी नगर आ रहे हो तो वहाँ पे खर्चे भी बहुत होते हैं। तो वो ऑप्ट कर सकते हैं ऑफ़लाइन ऑनलाइन में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टीचर्स का पर्सपेक्टिव कुछ भी बदलता है ऑनलाइन या ऑफ़लाइन में। वो उनके लिए दोनों बच्चे उतने ही प्रायोरिटी पे होते हैं। और क्योंकि मैंने दोनों फेस किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप क्वेश्चंस ऑनलाइन में भी मैं क्वेश्चंस पूछती थी तो मुझे उसके आंसर इक्वली ही मिलते थे। मैं पेपर लिख के भेजती थी तो मुझे उसके आंसर चेक होके मिलते थे। और सर वो मेरा कोचिंग ख़त्म होने के बाद भी मुझे सारे आंसर चेक होके वापस मिल रहे थे। तो फिर चलिए, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के उन शिक्षकों को बहुत-बहुत बधाई जिन्होंने अनन्या का इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, कॉपी भी लगातार चेक की, लगातार इनकी मदद की। मैं शिक्षकों से आग्रह करूँगा कि इसी तरह का वो प्रेम बच्चों के प्रति बनाए रखें। लेकिन अनन्या, हम जानना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग अच्छे लॉ कॉलेज से पढ़ के आते हैं, जैसा आपने लॉ कॉलेज के बारे में बताया। आपको लगता है कि लॉ कॉलेज से एलएलबी करने के बावजूद भी एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट जैसी संस्था में बच्चों को कोचिंग करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि अगर मैंने नहीं कोचिंग किया होता तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो पाता, क्योंकि मैं इतनी सीरियस स्टूडेंट भी नहीं हूँ कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी, एक तो सर कॉलेज में लॉ कॉलेज में 5 साल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं होता कि हमें उनमें से कौन सब्जेक्ट जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है। जैसे कंपनी लॉ, इंश्योरेंस लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स हम लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं, पर जब हम एक बार कोचिंग में आते हैं सर, तो कोचिंग में उनको एग्जैक्टली पता है कि जुडिशरी के लिए क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, जो लॉ कॉलेज में मैं नहीं सीख पाई थी। मुझे नहीं पता था कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट और कौन से नहीं हैं। फिर आंसर राइटिंग लॉ कॉलेज का बहुत अलग होता है जुडिशरी से। सर और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि जब मैंने कोचिंग जॉइन किया तो मुझे एक डायरेक्शन मिल गया था कि अब मुझे जुडिशरी को कैसे अप्रोच करना है, ये मुझे लॉ कॉलेज में कभी नहीं मिल पाया था। तो अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा तो मुझे नहीं लगता कि एम्बिशन के बिना मेरा जुडिशरी निकालना सक्सेसफुल होना पॉसिबल था। बिल्कुल बहुत था बड़ी भी। बात, बहुत बड़ी बात, हुँ। बहुत बड़ी बात बोली आपने। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्लास भी की हैं। आप एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की क्लास टीचिंग के बारे में कुछ बता पाएँगे कि कितनी गहराई में पढ़ाते हैं और कितनी अच्छाई से पढ़ाते हैं और कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है? क्योंकि लॉ में बड़े सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बहुत जगह, जैसे सीपीसी आप जानते होंगे, जूरिस्प्रूडेंस जानते होंगे या सीआरपीसी है या एविडेंस कोई ले लें, काफ़ी सारी संकल्पनाएँ जो है वो बहुत कठिन होती है और मुझे लगता है उसको साधारण लोग ना समझते हैं, ना अच्छे से पढ़ाते हैं। बिल्कुल सर। सर पहली बात तो अब जुडिशरी का पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो रहा है। वो अंदर उनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना कि ऊपर-ऊपर से। सर तो जब मैं एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में मैंने कोचिंग करी थी, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे पहले से बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे। कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स तो मैंने कभी पहले पढ़े भी नहीं थे लॉ कॉलेज में, लिमिटेशन हो गया, ये सारे हो गए, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट सीपीसी के साथ आते हैं तो कोई हमारे निकल गए। ऐसी संकल्पना, कोई ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसमें आपको लगा हो कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी और यहाँ पढ़ कर के अच्छा लगा? सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लिमिटेशन, एसआरए, एविडेंस, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे। जूरिस्प्रूडेंस तो अब मुझे पहले बिल्कुल ही समझ नहीं आता था। फिर और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम ध्यान नहीं देते, आर्बिट्रेशन, ट्रस्ट, इक्विटी, जो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स मुझे बहुत नए लग रहे थे, बट पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा था। और ख़ासकर मैं अगर एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की बात करूँ सर, अगर बिहार जुडिशरी से इसको रिलेट करके देखें, तो बिहार में 25 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके लिए 6 पेजेज़ हमें लिखने पड़ते हैं। तो जब क्लास टीचिंग होता था तो मुझे कुछ अलग से नहीं करना पड़ा। जब सर आते हैं वहाँ पे, जो भी फैकल्टी हो, सारे आते, वो वहीं पे उसके ऑब्जेक्टिव भी बताते, वहीं पे वो बैरक भी एक्सप्लेन करते, वहीं पे उसके एसेंशियल्स भी बताते थे। हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है वो बताते थे, हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो बताते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो रीसेंट केस लॉ भी साथ में लेके आते थे और वो केस लॉ के फैक्ट भी साथ में ही पढ़ा देते थे। तो सर ये सारी चीज़ें, उसके अलावा फिर मुझे कोई और टीचर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने वो टीचिंग जो सर क्लास में बोलते थे वो मेरे दिमाग में याद हो जाता था। फिर मैंने उसको नोट्स में लिखा, मैंने उसको बार-बार रिवाइज़ किया और वही 25 मार्क्स के 6 पेज में मैंने वही एग्ज़ैक्टली लिखा था, उसके अलावा मैंने कुछ लिखा ही यानी नहीं। आप ये कहना चाहती हैं अनन्या कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में जो आपने क्लास टीचिंग के दौरान नोट्स बनाए और क्लास में जो संकल्पनाएँ समझी, वो परिपूर्ण है किसी परीक्षा की तैयारी के लिए? बिल्कुल सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सच्चाई से बताना है बिल्कुल।
दिल की आवाज आनी चाहिए, बिल्कुल पूरा सर। देश सुन रहा है आपको, बिल्कुल सर, मैं दिल हमारे की कई आवाज़ बोल बच्चे रही सुन हूँ। रहे हैं आपको ये। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल दिल की आवाज़ बोल रही हूँ और मैं इसलिए इतने भरोसे से ये बोल सकती हूँ कि सर अभी मैंने सफलता हासिल की, लेकिन 2021 का जब मैंने राजस्थान का एग्ज़ाम दिया तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तभी मैं इंटरव्यू तक पहुँची थी और वो 1.5 नंबर से ही रहा था। तो उस टाइम पे भी मैंने वही नोट्स लिखे थे और आज भी मैंने वही नोट्स लिखे। बट मैंने उस टाइम पे कुछ गलतियाँ करी थी कि मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं अटेम्प्ट किए थे यहाँ के। वो ओहो। मैंने क्योंकि वो कोविड का टाइम चल रहा था तो मैं घर पे थी। फिर मैं वापस आई और फिर जब मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया तो अभी मेरा तो सिलेक्शन मुझे बिल्कुल। लगता है आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से, क्या कहा अनन्या ने अभी, कि जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं अटेंड किया, जिन्होंने टेस्ट नहीं लिखा, जिन्होंने जो है आंसर नहीं लिखे, उनको समस्या हो सकती है। बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही मूल मंत्र है सफलता का, जो मैं भी समझ पाता हूँ एज ए शिक्षक। अनन्या, ये बताइए कि आपने बहुत सुंदर पढ़ा, आप राजस्थान में भी सफल हुई, बिहार में भी सफल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं तो परेशानी आई होगी। हर के जीवन में कठिनाई और परेशानी तो आती ही आती है। आपकी भी तैयारी में, आपके भी जीवन में कुछ ऐसे क्षण हो जिसने आपका मन तोड़ दिया हो या हिम्मत तोड़ दी हो, वो कठिनाई कुछ है आपके ध्यान में? बिल्कुल सर। एक तो सर जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं वहाँ से निकल के हम इतने बड़े सपने देखते हैं, पर वो जब टाइम लगता है तो लोग पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो बार-बार उसको आंसर करते रहना। घर वाले 2 बहुत सपोर्टिव है मेरे, पर और भी समाज होता है जो पूछता है कि अच्छा बिटिया की शादी करा दो अब। तो यानी एक आप ये कहना चाह रही हैं अनन्या कि मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत बनता है और सामाजिक दबाव भी बन जाता है। ये सर कहीं न कहीं वो भी बन जाता है और मेरे जर्नी में सर एक और दबाव बहुत बड़ा रहा है कि मैं बार-बार इंटरव्यू तक जाती थी और मैं वहाँ से फ़ेल होके आती थी। मैंने पहले राजस्थान का इंटरव्यू दिया है, मैंने यूपी का भी इंटरव्यू दिया था। एक्सीलेंट, आपने यूपी का भी इंटरव्यू दिया। यस यूपी सर, तो काफी कठिन एग्जाम होता यस है। सर। वाह, बहुत तो सुंदर। वो बहुत मेंटल प्रेशर बनाता था मेरे पे कि इंटरव्यू तक जाके बार-बार मैं वापस आ रही थी, तो मुझे लगता था कि पता नहीं मेरा होगा या तब तो नहीं इस बार होगा। इंटरव्यू दे रहे होगे अनन्या, तो कहीं ना कहीं ये डर होगा मन में कि कहीं बिल्कुल इस सर। बार तो ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि मेंस में तो हम लिखते ही हैं, पर ऐसा लगता था कि पता नहीं फिर से मैं वापस फ़ेल हो गई तो क्या अच्छा, होगा? ये बताओ कि इस बार के इंटरव्यू में तुमने ऐसा क्या किया कि इस बार तुमने बिल्कुल छलांग मार दी? सर इंटरव्यू मेरा पहले भी अच्छा होता था, इंटरव्यू में मुझे यूपी में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए थे, बट मुझे लगता है मेंस में मेरी कमी रह जाती थी और वो बस इसीलिए था क्योंकि मैं राइटिंग प्रैक्टिस पहले नहीं करती थी इतना, कॉन्सेप्ट्स मैंने उतने ही पढ़े थे। पर इस बार मैंने मेक श्योर किया था कि मैं हर एक टेस्ट लिख रही हूँ, चाहे वो जजमेंट राइटिंग का पेपर हो, मैंने जजमेंट राइटिंग का पेपर भी उतने ही शिद्दत से अटेम्प्ट किया था। मैंने जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर भी था, मैंने वो भी उतने ही अच्छे से लिखा था। तो मैंने बस ये मेक श्योर किया था इस अटेम्प्ट में कि जो मुझे पढ़ाए गए हैं, मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करूँ और साथ-साथ में जो टेस्ट सीरीज़ है, मैं सारे टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करूँ, तो मेंस ही मेन है और मेंस के बाद मेरा सिलेक्शन श्योर हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि इस बार तो शायद हो जाएगा, पर वो डर रहता है। तो सर इंटरव्यू के लिए फिर मैंने मॉक इंटरव्यू अटेम्प्ट किए थे और मॉक इंटरव्यू में जब सामने से अच्छा फीडबैक आता है ना कि हाँ, अनन्या तुम तो प्रिपेयर्ड आपका हो यहाँ जाएगा। मॉक इंटरव्यू किसने लिया था? सर मुझे नाम तो याद नहीं है, पर एक जज थे और सर मुझे नाम याद नहीं है यहाँ पे। सीनियर जस्टिस थे कोई? सर मुझे नाम याद नहीं है अभी तो। अच्छा, कोई नहीं। ये बताइए कि देखिए, अनन्या जो भी बता रही थी, मैं अभी सभी को बताना चाहूँगा, जो भी लोग इस इंटरव्यू को सुनेंगे, कि देखिए सामाजिक दबाव और मनोवैज्ञानिक दबाव हर पर होता है, लेकिन जो इस अड़चन को प्राप्त करता है वही सफल होता है। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। अनन्या यही हम लोगों को सीख दे रही हैं और मेरे माध्यम से आप लोग इस सीख को अपनाइए और सफल बनिए। तो अनन्या, मेरा अगला सवाल है कि आप अपने प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी में केवल एम्बिशन के ही क्लास नोट्स, एम्बिशन की ही क्लास टीचिंग पे कंसंट्रेट करते थे, या एम्बिशन के बैक पे कि कोई अन्य मटेरियल भी पढ़ते थे आप? सर मैंने कोई और अन्य मटेरियल कभी नहीं पढ़ा, चाहे वो लॉ के लिए हो तो क्लास टीचिंग जो क्लास में सर्स ने जो भी टीचर्स ने बोला था वो एज़ इट इज़ याद रह जाता है। वो केस लॉ हो, कॉन्सेप्ट्स हो बेरख के, तो वो उसके बाद जो मैंने लिखा तो वो मैंने रिवाइज़ किया और जीके के लिए भी जो हमारी क्लासेस होती थी, वो जीके की क्लासेस भी मैंने नोट्स से ही रिवाइज़ किए थे, बिहार के लिए ख़ास करके। फिर सर लैंग्वेज के लिए भी हमारी क्लासेस लगती थी, तो मैंने वही क्लास टीचिंग्स पे ही रिलाई किया था और कभी-कभी सर दिक्कतें आती थी, तो फिर मैं इंस्टीट्यूट में कॉल करके बोलती थी कि सर प्लीज़ ऐसे के कुछ टॉपिक्स बता दीजिए जो मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। तो वो भी मदद मिलती रहती थी साथ-साथ में दो जबकि मेरे 4 साल हो गए थे कोचिंग खत्म हुए, फिर भी मुझे अभी भी मदद मिल रही थी। फिर उसके बाद सर लैंग्वेज के लिए तो मैंने
जो मुझे मटेरियल दिया गया था उसके साथ-साथ सर मैंने कुछ-कुछ हेल्प ली है। विजय सर को कॉल किया या जिसको भी कॉल किया सर उन्होंने हेल्प की है मेरी कि टॉपिक्स बता दिए उन्होंने। अच्छा, बिहार में एक सामान्य विज्ञान आता है यस। और बिहार में देखते हैं कि कुछ ऐसे भी विषय आ जाते हैं जैसे कि वो आपने पढ़ा होगा शायद प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट या ट्रस्ट इक्विटी, जो जनरली लोग नहीं पढ़ते, ऐसे भी विषय आ जाते हैं। तो इनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? यस सर। सर प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज एक्ट मैंने भी नहीं पढ़े थे क्योंकि वो अच्छा। सीआरपीसी के ऑप्शनल में आता है। अच्छा। तो क्योंकि क्लास में सीआरपीसी इतने अच्छे से पढ़ा दिया था कि मुझे तो सीआरपीसी तो मैं कर ही लूँगी। पर सर जीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग बोल के चले जाते थे। मुझे याद है पहले लोग बोल देते थे कि लूसेंट पढ़ लेना, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा था वो। तो फिर हमारी क्लासेस लगी थी कुछ इंस्टीट्यूट में ही, स्पेशली साइंस की, जो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों उन्होंने कवर किया था। तो वो मैंने क्लासेस की थी। उसके बाद जब मैंने लूसेंट वापस से पढ़ा तब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था सर उसके बाद। तो मैंने एम्बिशन की मटेरियल और मोहित सर के जो क्लास टीचिंग थे, उन्होंने वो सारी चीज़ें पढ़ाई है जो एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। उन्होंने वैसे क्वेश्चन वाइज़ ही वो बताया तो था। आपने सुना कि उस गाइड को पढ़ने के लिए भी क्लास टीचिंग को अटेंड करना और क्लास अटेंड करना आवश्यक है। आप गाइड को ऐसे पढ़ेंगे तो गाइड इज कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट्स। बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ में नहीं आती और ख़ास करके बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा ये सीख है, बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ा लेसन है। तो सामान्य विज्ञान की तो हमने बात कर ली, और ट्रस्ट इक्विटी जैसा सर ट्रस्ट इक्विटी के लिए मटेरियल भी दिया गया था हमें, क्लासेस ये तो कोई कठिन तो नहीं होता है आप लोगों के लिए? ऐसे बच्चों के लिए कठिन नहीं होता है कोई? नहीं सर, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं तो पता रहता है कि, और नोट्स मिल गए थे तो फिर वो क्वेश्चन के आंसर्स खुद से लिख लिए और बस वो याद करके लिख दिया था सर। क्योंकि वो टीपीए के साथ आता है तो फिक्स रहता है कि इतने क्वेश्चंस पूछेंगे और वो भी ऑप्शनल रहता है उसमें भी सर। तो वो नोट्स जो दिए गए थे इंस्टीट्यूट के द्वारा उसको ही बस मैंने याद करके बस लिख दिया था सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि भाई आप तो जज बन गई और सिर्फ न बिहार में बनी, आप राजस्थान में बनी। तो बिहार की तैयारी एक तरह की है और राजस्थान की तैयारी थोड़ी सी डिफरेंट है, जो मैं समझ पाता हूँ शिक्षक के रूप में। और राजस्थान के लिए सामान्य ज्ञान भी अलग है, राजस्थान के प्रश्न पत्र का पैटर्न भी थोड़ा अलग है। तो आपने इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया और राजस्थान के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या विशेष करना चाहिए राजस्थान के लिए? बिल्कुल सर। सर दो मैं बिहार से हूँ पर मेरा मेन प्रेफरेंस हमेशा से राजस्थान ही रहा है और उसका बस एक ही रीज़न है कि राजस्थान का सिलेबस बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान जैसा सिलेबस और कोई स्टेट नहीं देता। वहाँ पे लॉ पे मेन फोकस रखते हैं और वो जो लॉ हमें पढ़ने चाहिए, पॉक्सो हो गया, पॉश हो गया, जो कहीं और नहीं पूछते, जेजे एक्ट हो गया, जो मुझे लगता है अगर आप जज बन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वुमेन राइट्स कैसे प्रोटेक्टेड होने चाहिए, चाइल्ड राइट्स कैसे प्रोटेक्टेड होने चाहिए। और सर जैसा आपने बोला कि बिहार और राजस्थान एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो आंसर लिखने का भी तरीका बहुत अलग हो जाता। तो राजस्थान के बच्चों को मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान अपीयरिंग में बैठने देता है। तो आप लॉ कॉलेज के साथ-साथ कोचिंग कर लो, जैसे मैंने कोचिंग करी है, और तभी से आप अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको राजस्थान अटेम्प्ट करना है और ये सारे जो भी छोटे एक्ट्स भी है, वो भी आपको यहाँ पे क्लास टीचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएँगे। तो आप वो सारे सब्जेक्ट तभी कवर कर लो कोचिंग के साथ-साथ, और फिर तब जब आप उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान का एग्ज़ाम निकालना सबसे आसान होगा फिर। जो राजस्थान में सामान्य ज्ञान भी आता है राजस्थान का। यस सर, वो मेरे लिए थोड़ा-सा नया था क्योंकि मैं बहुत दूर से राजस्थान से, मैं बहुत दूर से हूँ, बिहार से। तो सर उसके लिए मैंने थोड़ा-सा रिसर्च करने की कोशिश की थी, मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, गूगल पे थोड़ा देख लिया, यूट्यूब पे थोड़ा देख लिया। ऐसे करके सर मैंने समझा है, और जब एक बार राजस्थान को समझने लग गई तो मुझे राजस्थान से इतना प्यार हो गया कि अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं बिहार जाऊँ या राजस्थान जाऊँ। तो सर वो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उस पे ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो फिक्स है कि वो 2 एसेस पूछेंगे वो वहाँ के। और उसके अलावा सर मुझसे इंटरव्यू में पूछा था, वहाँ का एक कस्टम है नाता सिस्टम, वो मुझसे पूछा था कि इसका क्या मतलब होता है, क्या अभी भी प्रिवेल करता है या नहीं करता है। तो बिना राजस्थान के बारे में जाने तो राजस्थान में नहीं जज बन पाएंगे। जो राजस्थान को जानना समझना जरूरी। देखिए, इससे एक लेसन मिलता है हम लोगों को, जहाँ चाह वहाँ राह। यदि कोई विद्यार्थी ठान ले कि मैं बिहार से ही क्यों नहीं हूँ, मैं राजस्थान न्यायिक सेवा में जाना चाहता हूँ या हरियाणा जाना चाहता हूँ या दिल्ली में बनना चाहता हूँ या यूपी में बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सीख अनन्या के रूप में आपके सामने है, जो ये बता रही हैं कि यदि आप में चाहत है, आपकी इच्छा है, तो आप मंजिल अपनी ढूंढ ही लोगे। आप उसके तरीके, आप उसके तौर, आप उसकी तकनीक बना ही लोगे और आप वहाँ भी सफल होगे। और जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि राजस्थान में भी आप 41st रैंक लेकर के आई हैं,
और शायद आप बताएं, जैसे कि पहले प्रयास में आपने इंटरव्यू दिया था राजस्थान में भी, ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था। ये सर राजस्थान के लिए दूसरा था सर। तो देखिए, 2 बार मेंस क्लियर करना, इट्स नॉट ए मीन अचीवमेंट, इट्स ए बिग थिंग। 2 बार अनन्या ने राजस्थान की परीक्षा पास की, और बिहार का ये अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, और बिहार के फर्स्ट अटेम्प्ट में 31st। बताइए कितनी बड़ी सफलता है। और यूपी में भी आपने इंटरव्यू ये दिया। सर यूपी का इंटरव्यू दिया था। आपका तो गजब का स्टोरी है, मुझे तो लगता है कि इट्स रियली एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। सभी बच्चों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे मतलब एक बच्ची जो है छोटे से जगह से आकर के, जिसके माता पिता बड़े हम्बल बैकग्राउंड के हैं, शिक्षक हैं, और वो बच्चा दिल्ली तक पहुंच करके तैयारी कर करके देश के कोने कोने में अपना परचम फहराता है। ये बहुत बड़ी बात है। अनन्या, अंत में आप क्या बच्चों को लेसन देना चाहेंगे? और सर मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आपको कहीं हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मेंटर पे फेथ रखो। आप, क्योंकि मैं एम्बिशन से हूँ तो मैं एम्बिशन को फेवर करूँगी। आप एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट आओ, सर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनो, अपने नोट्स बनाओ, और उसके अलावा कहीं किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी नहीं सुनी है किसी की बात। आप सर, जो सर पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट जिस भी तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो सर को पता है कि वो सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ाने चाहिए। हर सब्जेक्ट का टीचिंग का तरीका अलग होता है। कहीं पे डायरेक्ट मेन फोकस होता है, कहीं पे आप जैसे हिंदू लॉ है तो वहाँ पे हिंदू सक्सेशन के लिए आप उनके कस्टम्स पे भी जाते हो, तो वो हमें सब कुछ क्लास में ही पढ़ाया जाता था यहाँ पे। तो आप टीचर्स पे फेथ रखो, आप अपने आप पे फेथ रखो। हार्ड वर्क तो लगेगी, चाहे टीचर्स कुछ भी पढ़ा दे, हार्ड वर्क तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलूँगी, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो। मैंने कुछ मेंस के टेस्ट मिस किए थे पहले राजस्थान के अटेम्प्ट के टाइम, तो इसीलिए मुझे दिक्कत हुई। जीके भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना लॉ इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं बोलूँगी कि सर गुड थिंग्स टेक टाइम। तो अपने आप पे फेथ रखना, एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है। मैंने भी फेलियर्स देखे हैं, पर जब आपका पीडीएफ में नाम आ जाता है ना, तो वो खुशी जो होती है ना, पेरेंट्स और टीचर्स को जितनी खुशी मिलती है ना, वो खुशी का कोई सीमा नहीं होती है। सब्स्टिट्यूशन ही नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब आपके पेरेंट्स खुश होते हैं, जब आपके शिक्षक खुश होते हैं, तो बस अपने आप पे फेथ रखो, अपने टीचर्स पे फेथ रखो, अपने मेंटर्स पे फेथ रखो, और तभी आपको सफलता मिल जाएगी आराम से। देखिए अनन्या, नाम ही कह रहा है, कोई अन्य ऐसा नहीं है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, यदि आपको अनन्या बनना है तो अनन्या के रास्ते फॉलो करने ही पड़ेंगे आपको। आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप में चाहत है, इच्छा है, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। देखिए अनन्या कहाँ से चल करके कहाँ तक आई और इतनी बड़ी सफलता पाई। आज अनन्या पर हमें भी गर्व है। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट गौरवान्वित है, अभी पूरा बिहार गौरवान्वित है, और पूरा शिक्षक समुदाय जो इनका है, और ऑब्वियसली कॉलेज वाले भी गौरवान्वित होंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी इतना अच्छा करें। हम सभी बच्चों से चाहेंगे, जो भी हमारे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप सच्चाई से, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से इन बातों को आत्मसात करें। ये अनन्या का बेबाक इंटरव्यू है। इसमें अनन्या ने कोई ऐसी बात नहीं बोली जो कि इनको बताया गया हो। ये अपने मन से बोल रही है, और हम शिक्षक हैं, हम वैसे कह भी नहीं सकते। ये हमारे लिए बहुत अच्छी विद्यार्थी है, बहुत डिसिप्लिन्ड विद्यार्थी रही है। आई विश हर कि बहुत अच्छा करें, बहुत बढ़िया देश की सेवा करें, और आप लोगों को भी ऐसा ही मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो अनन्या। मच सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।